नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत शराब दुकानों के लाइसेंसिंग लॉटरी के जरिए दी जाएगी, जबकि पुरानी लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। हालांकि 2026-27 से लाइसेंस नवीनीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा और इसके अलावा सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4,000 करोड़ रुपए अधिक है। नई नीति में यह भी प्रस्ताव किया गया है कि कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी 2 से ज़्यादा लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सकता है। साथ ही अब से विदेशी शराब 60 और 90 मिलीलीटर की पैक भी उपलब्ध होगी। नहीं हो सकती है। 4 श्रेणियां, जैसे कि हमने 4 श्रेणियां बनाई हैं इस बार। 25 की श्रेणी है अल्कोहल की, कंट्री लिकर की, 25 की श्रेणी है, उसके बाद 36 की श्रेणी है। ये दोनों तो मोलासिस बेस्ड है। एक नई हम लोग श्रेणी लेकर आए हैं 28 की, और चौथी है 42 ये दोनों श्रेणियां यूपीएमएल कैटेगरी की हैं, जो ग्रेन बेस्ड लेकर बनेगा। 28 नहीं है ना, ग्रेन बेस्ड 42.8%। देशी मदिरा का हर साल की तरह हमने जो MGQ होता है, जो मिनिमम गारंटी कोटा, जो उठाने का कोटा होता है, हर साल हम 10% की वृद्धि करते हैं। इस बार भी हमने 10% की वृद्धि करी है। इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25-26 में जो लाइसेंस फीस है वो 254 रुपये प्रति वर्ग लीटर थी, उसको हम बढ़ा के 260 रुपये प्रति वर्ग लीटर हम लोग कर रहे हैं। राजस्व हित में इसको बढ़ाने का काम किया है। 254 से 260 रुपये प्रति वर्ग लीटर। क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो हमारे होलसेलर हैं, हमारे रिटेलर हैं, डिस्टिलरीज हैं, क्योंकि लगातार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही थी, तो वो लोग प्राइस इंक्रीज की मांग लगातार कर रहे थे। तो इस वर्ष हम लोग ने थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज उन लोग को देने का काम किया है। रिटेलर को मार्जिन दिया है थोड़ा बढ़ा के, रिटेलर को करीब 8 पैसे का मार्जिन दिया है, होलसेलर को 1 पैसे का मार्जिन दिया है, और जो डिस्टिलर्स हैं जो बनाते हैं, उनको उनकी ईडीपी होता है एक्स डिस्टिलरी प्राइस। ईडीपी में 42 की कैटेगरी में हमने 13 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है उनका। 36 में हमने 6 रुपये 4 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। 28 की जो नई कैटेगरी, वो तो नई कैटेगरी वो पहली बार आई है, और 25 की कैटेगरी में हम लोगों ने 9 पैसे का उनका मार्जिन बढ़ाने का काम किया। तो ये मार्जिन हम लोग ने इस बार 42.8 कैटेगरी में हमने 13 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है पिछले साल, और 36 की कैटेगरी में 4 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है, 25 की कैटेगरी में 9 पैसे का मार्जिन बढ़ाया है। ये ईडीपी में मार्जिन बढ़े हैं। मॉडल शॉप्स और जो भांग की दुकानें हैं, उसमें हर वर्ष की तरह 10% की लाइसेंस फीस की 10% की हम लोग ने बढ़ोतरी करी है। इसी के साथ साथ जो आपको पिछले साल आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो वाइन फलों से बना रहे हैं, जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हैं, उनके फलों को लेकर जो वाइन बनाई जाती है, अब की बार हम लोग लेकर आए हैं कि उनकी हर जिले मुख्यालय पे एक दुकान हम लोग व्यवस्थित कराएंगे, जिससे वो प्रोत्साहन बढ़े। और उसकी जो फीस हम लोग ने रखी है, वो मंडल के जिला मुख्यालयों पे 50,000 की रखी है, और बाकी जिला मुख्यालयों पे 30,000 रुपए की हम लोग ने उसकी फीस रखी है। इसी के हर जिला मुख्यालय पे एक वाइन की शॉप जो फलों से बनती है वाइन, हमारे उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनके फलों के उत्पादन से अगर वाइन बना रहे हैं, तो उनकी एक दुकान हर जिला मुख्यालय पे होगी। पूरे प्रदेश 75 दुकानें होंगी। उसमें जो मंडल मुख्यालय के जिले हैं, जो मंडल मुख्यालय हैं जहाँ उस पर लाइसेंस फीस हम उसको 50,000 रख रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उसमें उसकी लाइसेंस फीस 30,000 रुपए हम लोगों ने निर्धारित करी है। उसी के साथ साथ सारी दुकानें जो व्यवस्थित होंगी, अगर कभी आवश्यकता पड़ेगी उसको बढ़ाने की, तो 3% तक की
पावर कमिश्नर के पास होगी और 3% से ऊपर अगर संख्या जाएगी तो वो शासन के पास आएगा, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। राजस्व जैसे मैंने बोला है कि इस बार का राजस्व करीब 58 से 60,000 करोड़ के करीब हम लोग ने अनुमानित रखा है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। कुछ 2-3 चीजें और नई है जो हम लोग लेकर आए थे। हमने एक नई व्यवस्था लेकर आए हैं कि जो विदेशी मदिरा की रेगुलर श्रेणी है जो लेकर आती है उसमें 60 ml 90 ml 90 ml का जो मिनिएचर होता है उसको अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो प्रीमियम श्रेणी की विदेशी मदिरा आती है उसमें 60 ml और 90 ml इन दोनों कैटेगरीज को हम लोग इस बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने बैंक गारंटी जो हम लोग पहले जो FDR लगती थी दुकान जो आवेदक होता था उसके साथ साथ अब की बैंक गारंटी को भी हम लोगों ने कंपल्शन कर दिया कि उन्हें बैंक गारंटी देनी पड़ेगी विभाग को। प्रोसेसिंग फीस जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो परमिट हम लोग देते हैं, अगर कोई मांगता है परमिट तो हमने उसको परमिट देने के लिए 7500 रुपए का हमने एक प्रोसेसिंग फीस हम लोगों ने इस बार हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इस बार मदिरा परिवहन के लिए जो पहले ऑफलाइन पासों की व्यवस्था थी उसको हटा के अब ऑनलाइन कर दिया है। सारी व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। थैंक यू। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कल मतदान संपन्न हो चुके हैं। 62.28% मतदान हुआ है वहां पर, और यह सीट 2024 लोकसभा चुनाव से मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जमकर टक्कर हुई है। आइए एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही आज उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित सीट मिल्कीपुर का उपचुनाव भी समाप्त हो गया। मिल्कीपुर वही सीट है जो अयोध्या संसदीय क्षेत्र में आता है और जहां से सांसद चुनकर अवधेश प्रसाद दिल्ली पहुंचे थे। पूरे भारत में इस सीट की चर्चा हुई थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या कैसे हार गई। अब फिर आज उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में भी संसद क्षेत्र अयोध्या के जो सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद, जो कि मिल्कीपुर से विधायक हुआ करते थे, उन्हीं के बेटे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा। और दूसरा भारतीय जनता पार्टी से चंद्रभान पासवान, जो कि हाल ही में अभी अपनी नौकरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए और तुरंत मिल्कीपुर से चुनाव लड़ गए। अब आज अगर मिल्कीपुर के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 65% के आंकड़े को छूती नजर आई। इसका मतलब यह हुआ कि सभी लोगों में मिल्कीपुर की सीट को लेकर वहां के मतदाताओं में जोश था। अब यह जोश वहां के मतदाता, मिल्कीपुर के मतदाता अपनी जो मिल्कीपुर की मिल्कियत है वो ईवीएम मशीन में कैद कर दी है। अब मिल्कीपुर की मिल्कियत ईवीएम मशीन खुलने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ से मिल्कियत किसको मिलेगी, समाजवादी पार्टी को या फिर भारतीय जनता पार्टी को। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। यह नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन यह तय है कि मिल्कीपुर की मिल्कियत पाने के बाद से चाहे जिसको मिले, चाहे समाजवादी पार्टी को मिले या फिर भारतीय जनता पार्टी को, निश्चित ही आगामी विधानसभा चुनाव में यह रंग लाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में बुधवार शाम एक महिला पर ज्वलनशील पदार्थ से हमला किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति गुलफराम, जो उसी इलाके में रहता है, कुछ लोगों के साथ आया और उस पर तेजाब डाल दिया। बाद में आसपास के लोगों ने पुलिस को बुलाया और उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
आइए एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट पर। सर, ठाकुरद्वारा में एक महिला को ज्वलनशील पदार्थ डाल के जलाने का मामला सामने आया है। क्या पूरा प्रकरण है और क्या अब तक इसमें कार्रवाई सामने आई है? देखिए, कल शाम को थाना ठाकुरद्वारा पे एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि बताया गया कि एक महिला के ऊपर कुछ लोगों ने ज्वलनशील पदार्थ डाल के उसको जलाया गया है। तुरंत ही इसमें थाना ठाकुरद्वारा की पुलिस वहां पे पहुंची एवं महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भिजवाया गया, जहां पे उस डॉक्टरों ने उसको जिला अस्पताल मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। फिलहाल महिला की हालत अभी स्टेबल बताई जा रही है। इसमें अभी आज महिला की माताजी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के बेसिस पे हम लोग मुकदमा पंजीकृत करके इसमें आगे की विधिक कार्रवाई करवा रहे हैं। सर, क्या रीज़न क्या निकल कर आया सामने? कोई रीज़न इसमें अब तक सामने आया है? देखिए, अभी तक जो तहरीर में जो तथाकथित प्राप्त हुई है हमें, उसमें लिखा गया है कि इस महिला का बगल की पड़ोसी महिला से विवाद था, जिस कारण से ही उस महिला ने तीन नामजद के खिलाफ जो तहरीर प्राप्त हुई उन तीनों को भेजा और उसको उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाले गए। पर इसमें अभी हम तहकीकात कर रहे हैं, जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आशिया आसिया, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ मेरे मोहल्ले वाले लड़के ने गुलफान में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। लड़ाई थी 3 दिन से। अच्छा, क्यों लगाई आग आपके? बच्चों के पीछे लड़ाई होती थी, 3-4 दिन से लग के लड़ाई हो रही थी। ये चाहते हैं घर बेचे, यहाँ से जाए। मेरा कोई है नहीं, मेरा आदमी है। मेरा आदमी को हो गए 6 साल खत्म हो गए। अच्छा, लगाई क्यों है? क्या वजह थी जो घर बेचना चाह रहे हैं ये लुगाई बन के। मैं उनके घर में रहूं। कौन है वो? गुलफान, आसिफ, लाल पुन्नी, 3-4 और एक अरसद सामने वाला, 4 जने। ये रिश्तेदार हैं आपके? नहीं, ना मेरी जात है ना बिरादर है। मैं अलग मुस्लिम हूँ, वो अलग मुस्लिम है। वो धोबी हैं, मैं सेफी हूँ। मेरा कोई मैटर नहीं है उनसे। तो दोनों लगाने में दोनों शामिल थे आग आपके? आग लगाने में शामिल थे 3 जने। अरसद ने माचिस दी है और गुलफान ने तेल डाला, आसिफ ने तिल्ली लगाई। तो आपने थाने में शिकायत की इसकी? मेरे घर वाले आए थे, मेरी बेटी काम पे हुई थी। मेरी बेटी ने फोन करा, मेरे मैके वाले आए हैं। मेरे मैके वालों ने 100 नंबर को कॉल करी है। 100 नंबर वाले आए हैं। फिर एम्बुलेंस को फोन करा, एम्बुलेंस लेके ठाकुरद्वारा मुझे हॉस्पिटल में, वहां से यहाँ भेज दिया गया है। अब मेरे घर के गए हैं रिपोर्ट करने के लिए। अब क्या चाहती हैं आप? मैं बस यही चाहती हूँ, उन्हें सजा मिलनी चाहिए जैसे मेरे साथ करा। आगे किसी और के साथ, किसी दी बेटी के साथ ऐसा ना हो। आज मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो छूट जाएंगे अगर मैं मर जाऊंगी तो। मेरे बच्चों को कोई पालने वाला नहीं है। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी का मैंने निकाह कराया अभी 2 महीने पहले, और 3 मेरे साथ हैं। ये लोग कौन है जो जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है? ये हैं धोबी। क्या वजह थी? और शादी के अलावा या फिर आपको प्रेशर बना रहे थे? इनका कम से कम 1-1.5 साल से चल रहा है ऐसा, थोड़ा थोड़ा। जब पहले शुरू में तो कुछ नहीं कहते थे, जब से इनके बच्चों के बाबा खत्म हुए। लेकिन जैसे जब मैं काम करती हूँ, देखो तो कोई ना, तो अगर मेरे घर में आदमी नहीं है तो आदमी कोई, जब मैं रखती हूँ तो आदमी मेरे घर कोई आ सकता है। तो बस यही मतलब है उनका। इसका यार आ गया, ये इसका यार है, ये करना आया, वो करना आया। बस इसी वजह से लड़ाई चिड़ी। कई बच्चों की बात उन्हें छेड़ना ही रहता, कुछ ना कुछ वजह ढूंढते ही है। कितने टाइम से परेशान कर रहे थे आपको? मुझे लगभग उन्हें मुझे 1.5 साल ज्यादा परेशान, लेकिन अभी बीच में छुप रहे हैं। अब उन्होंने 3 दिन से फिर ज्यादा परेशान करना। आज 4था दिन था, कल 3रा दिन था जो इन्होंने आग लगाई उन्होंने। ये आग कहाँ लगाई? घर में घुस के लगाई आपके? हाँ, मेरा एक मेन गेट है, वहां से नहीं घुसे हैं। इधर कुछ मेरी बकरी पालती हूँ, बकरी बोल रही थी, वो बकरी को बांधने के लिए गई, बकरी बाहर भाग गई, मैं वहीं पे रह गई। खूंटा उखड़ गया था उसका। ऐसे उन्होंने उसमें कोई आग लगाई उन्होंने। अगर मेन गेट से आते तो एकदम से पता चल जाता। उधर से आड़ से घुसे हैं वो, जिधर को आड़ास थी, ईंटे रखे हैं, उसकी आड़ में आए निकल के वो। अमेरिका से निष्कासित 104 भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिकी सेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरा। इस बीच पंजाब के NRI मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह ढिल्लों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे इस मामले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करें।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 104 ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਥੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਟਰੰਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਤੰਬਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਟਰੰਪ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਢਾਲ ਬਣ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, 2-3 ਵਾਰ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ 18-20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ। ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਜੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੱਥ ਬਾਦ ਬੱਜੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਥਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੋਈ ਵਾਇਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਕਈਆਂ ਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ, ਰੀਜਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।